दिस इज द अगस्त 2022 इन पार्ट 1 वाला सीरीज है. इसके बाद एक और आएगा वीडियो, दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ अगस्त 2022. राइट, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज Uttar Pradesh government has created how much amount of angel fund to facilitate setting up 10,000 startups? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझने का ज़रूरत है कि एंजल फंड्स होते क्या हैं, इस पे बात करते हैं. एंजल फंड्स आर दोज फंड्स, मतलब वो लोग जो फंड्स लगाते हैं जो एक रिस्की वेंचर में फंड लगाएंगे. मतलब हमारे पास अमीर लोग, रिच पीपल who want to invest, or you can say the investors who invest in a risky venture. Invest in a risky venture. और ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे पैसा और बदले में they will have some equity of the business, है ना. तो ये किस में फैसिलिटेट किया जाएगा, 10,000 स्टार्टअप्स में जो नए खुले हुए बिजनेसेस हैं. तो कितना पैसा एंजल फंड्स के थ्रू क्रिएट किया जाएगा, इट विल बी ए ऑप्शन, दैट इज 1,000 करोड़. ये जनरेट किया जाएगा फ्रॉम एंजल फंड. ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, 1,000 करोड़ का फंडिंग विल बी देयर. और जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि एंजल इन्वेस्टर्स होते क्या हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आर वेल्दी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू प्रॉमिसिंग अर्ली स्टेज बिजनेस एंटिटीज, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर द प्रपोर्शन ऑफ देयर इक्विटी. मतलब ये एंजल इन्वेस्टर है मेरे पास, ये क्या करेगा, ये पैसा देगा टू द स्टार्टअप जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है. उस बंदे को सीड कैपिटल और फंडिंग बोला जा रहा है इसको. और फिर ये बंदा इनको क्या दे देगा, अ प्रपोर्शन और अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप इक्विटी. तो ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब टर्म हम लोग एंजल इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, वो नए बिजनेसेस जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. तो क्रिएटेड 1,000 करोड़ का एंजल फंड. टिल नाउ अराउंड 6,800 स्टार्टअप्स हैव बीन सेटअप. और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहाँ सेटअप किए गए हैं, दे आर इन नोएडा. ठीक है, अगर मतलब सबसे ज़्यादा नोएडा, अपकमिंग लखनऊ एंड गाजियाबाद. सबसे ज़्यादा नोएडा में है, फिर लखनऊ में, फिर गाजियाबाद में. तो मोस्ट ऑफ देम आर इन दीज सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश. आई होप दिस इज क्लियर. हर क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन इज ऑल्सो गिवन. आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉज करेंगे और उसको रीड कर देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 2 है, Flipkart announced to handle MSMEs weavers under Samarth program for growth via e-commerce in which city? फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि MSMEs वीवर्स वगैरह को हमारे पास वो लोग मतलब इस तरीके से हैंड होल्ड करेंगे, मतलब ताकि ई कॉमर्स में उनको क्या मिल सके, एक बेस इस्टेब्लिश हो सके. ठीक है, उनका ग्रोथ हो सके. तो ये वाला अनाउंसमेंट किस सिटी में किया गया है, तो इसका आंसर है वाराणसी. डी वाराणसी. ये जो फ्लिपकार्ट है वो हाथ पकड़कर MSMEs क्या है, स्मॉल बिजनेसेस. इसका फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इन स्मॉल बिजनेसेस को, वीवर्स को हेल्प करेगा फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम के अंडर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, ताकि वो अपना सामान फ्लिपकार्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें. अब ये समर्थ प्रोग्राम क्या है, इट इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन टेक्सटाइल सेक्टर. मतलब कोशिश किया जाएगा कि कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसकी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ की जा सकती है. तो एनीथिंग कैन बी लाइक, हमारे पास कर सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, TOT प्रोग्राम, ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए. या आधार अनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम है ना, जिसमें अटेंडेंस भी प्रॉपरली हमारे पास मेंटेन किया जा सके. फिर CCTV रिकॉर्डिंग हो सकती है ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉलो नहीं करते तो उस चीज़ पे चेक लगाया जा सके. हेल्प सेंटर्स होंगे, मतलब हमारे पास कॉल सेंटर्स जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इन सभी चीज़ों के थ्रू जो समर्थ प्रोग्राम है, इट इज़ हेल्पिंग कि टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं. और जो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है दैट इज़ वॉलमार्ट, हमें पता होना चाहिए ये, है ना. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी के साथ MOU साइन किया गया है.
अब क्या किया जा रहा है, इन एरियाज़ के हमारे पास क्राफ्ट को हाईलाइट किया जा रहा है बेसिकली, ताकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उठ के आ सके। कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जैसे हमारे पास वुड वर्क है, चिकनकारी है, स्टोन वर्क है, सिल्क है, स्पेसिफिकली वाराणसी या बनारस का हम लोग बात करते हैं जिसे काशी भी कहा जाता है, तो यहाँ का सिल्क है, दैट इज़ मोर फेमस, है ना। और जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स का बात कर देते हैं, वाराणसी की ये सिल्क साड़ीज़ हो गई हैं, हैंडमेड हमारे पास कारपेट्स हो गए हैं, दे आर ऑल्सो फेमस। जरदोजी का काम है, मेटल क्राफ्ट है, हैंडमेड दरीज है, ये सारा क्राफ्ट उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है। और कोशिश किया जा रहा है कि वन बाय वन इन सभी चीज़ों को हमारे पास लाया जाए ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशन इज हेयर. Moving to the next question. Under the scheme One District, One Product, the APEDA initiates pilot project of mango from which district? हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर अपेडा की हेल्प से मैंगो को हमारे पास क्या किया गया है, अपेडा के अंडर एक पायलट प्रोजेक्ट में डाला गया है, मतलब एक इनिशियल प्रोजेक्ट है अपेडा का लॉन्च किया हुआ, उसमें डाला गया है। तो आंसर इसका लखनऊ है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अपेडा का बात किया जाता है तो व्हाट इज़ अपेडा, सबसे पहले यही समझ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म से इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा हमें। तो जो अपेडा है, इट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या है अपेडा? इज एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए या फिर हमारे पास प्रोसेस्ड फूड है ना, जैसे जो बॉक्स फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, तो उनका हमारे पास क्या है, अथॉरिटी है फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के अंडर अपेडा। तो इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। उस पायलट प्रोजेक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स के प्रोडक्ट्स उठाए गए हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। वही एक्सपोर्ट में पहुंचने के लिए, एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड प्लस द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है इनिशियल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो उठकर अपेडा के अंडर एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाएं। तो जो लखनऊ से जो मैंगो हमारे पास लिया गया है इसमें, दैट इज द लखनऊ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है जिसका मैंगो उठाया गया है। बाकी के 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, एक आइडिया अगर हमें लग जाता है तो डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, नागपुर के मैंडरिन ऑरेंजेस, नागपुर के मैंडरिन ऑरेंजेस, नासिक के अनियंस, इसके हमारे पास महाराष्ट्र वाले रीजन के ग्रेप्स हो गए हैं, कृष्णा मैंगोस ऑफ आंध्र प्रदेश, कुमरुम भीम मिलेट है, टाइप ऑफ मिलेट तेलंगाना से, एंड धर्मापुरी मिलेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये रेस्ट ऑफ द 6 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है अपेडा, उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, उनको हेल्प किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट इज हैपनिंग अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट उठाया जाएगा, उसको इस तरीके से हमारे पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फंड किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, ताकि वो उस रीजन की स्पेशलिटी बन जाए। तो जैसे करके कोई प्रोडक्ट हाईलाइट होगा तो उसका मार्केट भी एक्सपैंड होएगा। तो ये इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर पैन इंडिया, ठीक है, इन वेरियस स्टेट्स। ये इसके बारे में हमारे पास नो हाउस है, इनको ज़रूर एक बार रीड कर देना। यूपी गवर्नमेंट ने इसको 2018 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारे पास फेमस होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास वो एक्सपोर्ट रेंज में डलता जाएगा, है ना, उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एंड इट विल इनिशिएट और इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पास फार्मर्स को या क्राफ्ट्समैन को मिलेगा फॉर दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक जनपद एक उत्पादन योजना,
तो अंडर द अमृत 2.0 सेंटर एलोकेट्स हाउ मच फंड टू उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को अमृत 2.0 के अंडर कितना फंडिंग एलोकेट किया जाएगा? इट विल बी 8145 करोड़, 8145 करोड़ का फंडिंग दिया जाएगा। अमृत है क्या? अमृत बेसिकली हमारे पास एक स्कीम जिसका फुल फॉर्म इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास जो रिजुविनेशन होगा इसका एरियाज़ का विद द हेल्प ऑफ के उसमें ये हमारे पास जो कहते हैं वाटर सप्लाई, टैप वाटर सप्लाई के हर घर में टैप होगा जैसे डायरेक्ट पानी आएगा, या फिर इसका सेप्टिक टैंक्स वाला कॉन्सेप्ट के हर घर में सेप्टिक टैंक्स हमारे पास रहेंगे और वो क्या रहेंगे लाइक सीवरेज का कनेक्शन है ना, कनेक्शन सेप्टिक टैंक सीवरेज कनेक्शन, ये सब कुछ अमृत स्कीम के अंडर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अमृत जो 2.0 है इट इज़ बीन लॉन्च्ड इन 2021। टारगेट ईयर्स 25-26 रखा गया है, तो लॉन्च ईयर इसका 2021 था और अभी जो एलोकेशन इसमें यूपी को दिया गया दैट इज 8145 करोड़ का। ठीक है, टोटल ऐसा कह लो कि 5 स्टेट्स को 5 स्टेट्स को हमारे पास ये एलोकेशन दिया गया है 2.0 के अंडर, जिसमें एक यूपी है, बाकी वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन 4 और स्टेट्स को एलोकेशन दिया जा रहा है। जो एक्चुअल अमृत स्कीम थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। ठीक है, तो 21 उसका टारगेट ईयर था, 21 में इन्होंने 2.0 वर्जन इसका लॉन्च कर दिया है। तो दिस इज अ सिनेरियो। अब इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। टोटल इनिशिएटिव इतने करोड़ का दिया गया है। टारगेट्स यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जो मैंने आपको बताया टैप कनेक्शन दिए जाएंगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 100% कवरेज ऑफ हाउस होल्ड सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज़। 500 अमृत सिटीज़ भी डिफाइन करके रखी गई हैं, तो इसमें सीवरेज कनेक्शन सेप्टिक टैंक्स वाला कंसेप्ट ये सब कुछ का बात किया जा रहा है, कनेक्शंस देने का बात किया जा रहा है। सेंटर का टोटल एलोकेशन 66,750 करोड़ का है, जिसमें 5 स्टेट्स का एलोकेशन अभी हाईलाइट कर दिए गए हैं। ठीक है, दिस इज अमृत योजना, अमृत 2.0 योजना। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत को भी इन्होंने लिंक कर दिया है। ये सिंबल स्वच्छ भारत मिशन का है, इसको अमृत के साथ इन्होंने लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है NMCG साइंस एन अग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर विच सिटी वर्थ नियरली 583 करोड़। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा हमारे पास ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और क्लीनिंग गंगा हमारे पास अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का किस सिटी के लिए? 583 करोड़ का बात किया गया है। आंसर इसका है ए आगरा, आगरा के लिए हमारे पास साइन किया गया है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 583 करोड़ आगरा के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ ओवर 177 मिलियन ऑफ लीटर्स, इतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी होगा पर डे के हिसाब से जिसे अप्रूव किया गया है। एज यू कैन सी हेयर दिस इज आगरा। ठीक है, जो यमुना के बैंक्स पे पड़ता है, बट क्योंकि यमुना अल्टीमेटली जाके किस में मिक्स हो जाती है? गंगा में मिक्स हो जाती है। तो अगर गंगा को क्लीन रखना है तो यमुना को भी क्लीन करना पड़ेगा। और इन दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो इलाहाबाद, जिसको रीनेम करके प्रयागराज रख दिया गया था। एक बार ही हम लोग यहाँ पे गंगा का पूरा कैचमेंट एरिया भी देख सकते हैं भी किन किन एरियाज में ड्राइव को लॉन्च करने का ज़रूरत है। तो उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होकर उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होकर टू उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला रीजन गंगा कवर कर रही है। और यमुना की बात कर दो, एज यू कैन सी उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, फिर उसके बाद ये भी उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं एंड ये मिक्स हो जाते हैं इनटू रिवर गंगा। तो ये करके हमारे पास क्या काम कर रहा है? दिस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा काम करने वाला है। आगरा के लिए 583 करोड़ का इन्होंने क्या कर दिया? एलोकेशन दे दिया है फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि यमुना में जो सारा हमारे पास क्लटर आता है वो सब कुछ उसमें ना पहुंचे, वो सीवेज प्लांट्स में जाए। सेम थिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, पॉज करो, रीड करो। ठीक है, how much target was set up by Uttar Pradesh to increase merchandise exports in the next 3 years? Merchandise export करने का बात किया जा रहा है हमारे पास, उसको इंक्रीज करने का मतलब मर्केंडाइज वस्तु निर्यात,
ठीक है, उसको इंक्रीज करने का बात किया जा रहा है। तो कितना टारगेट उसमें इन्होंने डिफाइन किया है, इट इज 3 ट्रिलियन का टारगेट। दे हैव फिक्स्ड अ 3 ट्रिलियन टारगेट उत्तर प्रदेश एमएसएमई एक्सपोर्ट वेंचर के अंडर। एमएसएमई हमने पीछे भी बात किया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रहते हैं। तो अगले 3 साल में इन्होंने 3 ट्रिलियन का टारगेट क्या कर लिया है, सेट कर लिया है अंडर दिस मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 के लिए इट इज 1.14 ट्रिलियन जो अभी तक का रहा, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए इट इज 1.14 एंड फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए 1.20 ट्रिलियन था। अब 3 ट्रिलियन का हमने टारगेट सेट किया है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज, अगर एमएसएमईज में सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, मतलब ये इनिशिएटिव्स हमारे पास जो दिए जा रहे हैं, तो इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है फॉर एम्प्लॉयज। कैसे, जनधन अकाउंट्स, प्रोविडेंट फंड्स एंड इंश्योरेंस के थ्रू, एक्सेस टू मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट्स का बात करते हैं, एक्सेस टू क्रेडिट लोन अप टू 1 करोड़ विद इन 59 मिनट्स ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू मिल जाता है। ये कन्वीनियंसीज है जो एमएसएमईज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिटर्न्स अंडर लेबर लॉज, 10 union regulations to be filed once in a year, then technology upgradation. So these are the things that are being given to the MSMEs, क्योंकि यही स्मॉल बिजनेसेस हैं जो आगे चलकर ग्रो करके बड़े बिजनेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड विल बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पिक्चराइज किया गया है यहाँ पे। 7th question, recently NCRB releases the data for cyber crime. साइबर क्राइम क्या होता है, ऑनलाइन क्राइम जो होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फोन्स, जो इसके थ्रू क्राइम होता है उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। अगेंस्ट वुमेन इज अप बाय 28%, इन विच उत्तर प्रदेश स्टैंड्स एट विच रैंक। तो एनसीआरबी की जो रैंकिंग आई थी उसमें उत्तर प्रदेश के रैंक का बात कर रहे हैं हम लोग कि साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वो किस रैंक पे स्टैंड करती है उत्तर प्रदेश। तो इट इज़ एट दिस 3rd रैंक। उत्तर प्रदेश किसी टाइम पे नंबर 1 पे भी आ रहा था, बट अभी कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश के रीजन्स में ऐसा कह लो कि थोड़ा सा क्राइम रेट गिरा है। ठीक है, तो अब उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पे आ गया, बट कर्नाटका इज एट द 1st रैंक। कर्नाटका 1st पे है, महाराष्ट्र 2nd पे है। इसमें महाराष्ट्र इज एट द 2nd रैंक। ठीक है, महाराष्ट्र 2nd, उत्तर प्रदेश 3rd पे है, कर्नाटका इज एट द 1st। ये हो गया एनसीआरबी का जो डाटा रिलीज किया गया, रैंकिंग रिलीज की गई है। द टॉप 5 स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 61%, मतलब कैन यू इमेजिन 61% ऑफ द क्राइम्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। अब साइबर क्राइम हमें पता लग गया है, रैंकिंग ऑफ एनसीआरबी पता लग गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को याद रखना है। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन अगेन। 8th question is talking about the twin towers made by Supertech company which demolished recently was in which city। बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात किया गया। तो यस, ये नोएडा सिटी में थे। ट्विन टावर्स नोएडा में है जहाँ पे इनको डिमोलिश कर दिया गया है। तो एपेक्स टावर एंड द सियान टावर जो साथ में ही हमारे पास खड़े थे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स के नाम से फेमस हैं, जो कि रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड एमरलैंड कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। बिल्डिंग का नाम सुपरटेक ट्विंस एंड ये हमारे पास कंपनी सुपरटेक लिमिटेड है। एमरलैंड कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, इसको इलीगल बता रहा था लोकल जो हमारे पास RW रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने इनके खिलाफ केस कर रखा था। 9 ईयर्स के बाद उसका वर्डिक्ट आया और फाइनली इसको इलीगल डिफाइन करके विद इन 9 सेकेंड्स, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई वोंट से 9 सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको डिमोलिश कर दिया गया। तो दिस इज इन नोएडा, दीज वर इन नोएडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन इन द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो अभी 18th लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें कितनी वुमेन लेजिस्लेचर्स हैं। तो कितनी वुमेन लेजिस्लेचर मतलब कितनी वुमेन MLAs हैं, तो आंसर इज 47। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इज बाई कैमरल, मतलब यहाँ पे 2 हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। वैसे इंडिया में हमारे पास ऐसे सिर्फ 6 ही स्टेट्स हैं
जिनके पास अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी स्टेट्स? यूपी सबसे पहले बात कर लेते हैं, देन आंध्र प्रदेश है, फिर हमारे पास आ जाती है कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो इन स्टेट्स के पास हमारे पास क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब 2 हाउसेस हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अपर हाउस में, तो उत्तर प्रदेश के अपर हाउस में 400 लोअर हाउस में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तर प्रदेश के लोअर हाउस में हमारे पास 403 सीट्स है। दैट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ सीट्स किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है? एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से डिफाइन होती है, तो 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 403 स्टेट्स सीट्स। सतीश महाना क्या है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी बात कर लेते हैं, जिसमें 100 सीट्स है। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी अपर हाउस पे कितनी सीट्स है? 100 सीट्स है। तो दोनों नंबर्स याद रखना है। और 47 महिलाएं मौजूद हैं अभी के लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर फ्रॉम यूपी। तो उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं? दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर टू द क्वेश्चन इज 31 सीट्स। उत्तर प्रदेश के पास 31 राज्यसभा सीट्स है। ए वाज द आंसर। दिस इज द डायग्राम दैट इज शोइंग कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स के पास कितनी राज्यसभा, कितनी लोकसभा सीट्स है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिकली बात करते हैं तो लोकसभा की 80 सीट्स हैं, 31 सीट्स हमारे पास राज्यसभा की हैं। अगेन इफ यू कैन सी कि इट इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वही पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया 31 सीट्स का हो गया। बाकी स्टेट्स का आप अपने अकॉर्डिंग रोक के एक बार देख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हैं? अगेन जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होएगी वहीं पे नंबर ऑफ सीट्स भी सबसे ज़्यादा होएंगी, दैट इज़ प्रयागराज। प्रयागराज में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है? 12 सीट्स हैं। तो यूपी में प्रयागराज का रीजन इज हैविंग 12 सीट्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट सबसे ज़्यादा। और इफ यू कैन सी कि मेरे पास प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है ना। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, देयर आर फ्यू लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जिसमें कम भी हैं, जैसे कि श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे, दिस इज महोबा, दिस इज चित्रकूट, दिस इज प्रयागराज, बचा क्या? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती इज हेयर। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है? हाईएस्ट टू लोएस्ट असेंबली सीट्स, अगेन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। This is the Hindi version. Again, pause it, read it. Which district has the highest sex ratio in उत्तर प्रदेश? किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है? वही नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो सबसे ज़्यादा किस में है आउट ऑफ द ऑप्शंस? द आंसर इज जौनपुर. जौनपुर is the district that is having the highest sex ratio in उत्तर प्रदेश. डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे भी दे रखे हैं। पहले यहाँ पे इस इंडिया के मैप में हम लोग एक बार एनालाइज कर देते हैं कि कहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पे कम है ना। ओवरऑल इंडिया का सेक्स रेशियो इज 1020 राइट नाउ, इंक्रीज हो गया, मतलब पर विमेन हैज़ क्रॉस्ड पर 1000 मेल का पॉपुलेशन। तो एज यू कैन सी है उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, ओवरऑल सेक्स रेशियो इज 1017। ठीक है, हरियाणा इज द स्टेट जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम चल रहा है, दैट इज 926 पर 1000 मेल्स। एंड केरला इज द स्टेट दैट इज हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज 1021, मतलब सॉरी 1121 पर 1000 मेल्स का हमारे पास चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे चल रहा है सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अगेन इफ यू कैन सी जो डार्कर कलर्स हैं यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है और कम कम लाइट एरियाज में सेक्स रेशियो कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जैसे हमने बात की कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, दैट इज़ जौनपुर। और जौनपुर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ जौनपुर। जौनपुर हो गया। फिर हमने आजमगढ़ का बात किया है, दिस इज़ आजमगढ़। डार्क एरियाज में दिस इज़ देवरिया।
जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले रीजन्स हैं। और ये लाइटर रीजन जैसे यू कैन सी गाजियाबाद है, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इन रीजन्स में क्या है, लीस्ट सेक्स रेशियो है 840 to 880 के अंडर। ठीक है, तो ये सेक्स रेशियो का हमें समझ में आ गया है। सेक्स रेशियो होता क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। किन रीजन्स में ज़्यादा है, किन रीजन्स में कम है, ऑल इंडिया लेवल पे भी और उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग भी हमने इसके बारे में बात कर लिया है। ठीक है, अगेन हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम भी आपको वही सेक्स रेशियो बता रहा है। जो डार्कर रीजन है, जैसे यहाँ पे केरला सबसे डार्क कलर में, इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, है ना, वो 1100 क्रॉस कर गई है। और हरियाणा वाले रीजन्स में, द लाइटर रीजन्स में, इट इज़ लीस्ट सेक्स रेशियो। 13th question, that is also the last question of this slide. काला नमक पैटी दैट गॉट द GI टैग। GI क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। जोग्राफिकल इंडिकेशन जब किसी चीज़ को मिल जाता है तो बेसिकली उसको अपना एक लोगो मिल जाता है, उस एरिया का एक लोगो मिल जाता है, जिसमें फिर अगर उसको कल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंडिया लेवल या मेक इन इंडिया शो करना चाहते हो, तो उसका एक तरह से सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो दैट गॉट द GI टैग इन अगस्त 2022, मेजरली ग्रोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो काला नमक पैडी का बात किया जा रहा है कि किस एरिया में हमारे पास क्या रहता है, इसका प्रोडक्शन है, मतलब कहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है। तो इट इज सिद्धार्थ नगर। सी इज आंसर। सिद्धार्थ नगर में क्या किया जाता है, काला नमक पैडी है जिसको GI टैग दिया गया है। इट मेजरली ग्रोज इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अदरवाइज तो कहा जा रहा है कि ये जो बॉर्डर लाइन है, हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में इसको देखते हैं, तो काला नमक तेराई बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बॉर्डरिंग नेपाल, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो नेपाल के बॉर्डर लाइन एरिया में हमारे पास क्या पड़ता है, दीज आर द डायग्राम्स। मतलब इस डायग्राम में शो करने का कोशिश किया है मैंने कि किन किन या क्या क्या चीज़ें हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको GI टैग दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग एक दो और चीज़ों का बात कर लेते हैं, जैसे बनारस ब्रोकेड्स हैं, साड़ीज़ हैं, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट है, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क है, इन सबको क्या मिल चुका है, ये दे चुके हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन के टैग्स मिल चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 प्रोडक्ट्स थे पुराने डाटा के हिसाब से। अभी 22 में हमारे पास और चीज़ों को भी दिया गया है GI टैग। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग दिया है, अभी जैसे हमने यहाँ पे सिद्धार्थपुर का बात की, तो मेजरली ऐसे रीजन्स, ये सिद्धार्थ नगर है, तो ये मेजरली ऐसे रीजन्स जो नेपाल के बाउंड्री एरिया में लगते हैं, जो काला नमक नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में उगाया जाता है। तो ये सारी बेल्ट है जो नेपाल के साथ लगती है, यहाँ पे काला नमक का यील्ड है, इसको उगाया जाता है और यही रीजन में इसको GI टैग दे दिया गया। तो अभी सिद्धार्थ नगर से, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के साथ यानी नेबरिंग कंट्री के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेबरिंग स्टेट्स में जैसे हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, है ना, फिर दिल्ली हो गया, ये दिल्ली हो गया जो इसके साथ लग जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश का रीजन है, दिस ऑल इज मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब स्टेट्स क्या कर रही हैं, बाउंड्री लाइन शेयर कर रही हैं उत्तर प्रदेश के साथ। दे आर टोटल 8 स्टेट्स एंड 1 UT, 8 स्टेट्स प्लस 1 UT, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है वो इन सभी एरियाज के साथ बाउंड्री लाइन भी शेयर कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। आई ट्राई टू लाइक मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल कि आपको ईजिली समझ में आ जाए ये चीज़, है ना। तो समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखने का कोशिश करो और फैक्ट्स को याद करने का कोशिश करो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।